नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी अब जल्द ही आने वाली है। जी हां, राम मंदिर के उद्घाटन का वक्त करीब आ चुका है। 2024 के पहले महीने में ही राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर को पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई खास मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा भी कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए अहम क्यों है। 134 साल पुराने अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर ट्रस्ट के जरिए राम मंदिर बनाने और अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत के मिशन चंद्रयान 3 को सफल बनाने में एक खास रोल निभाने वाली इसरो की वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हो गया। एन वलारमथी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। वो इसरो के मिशन लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन के पीछे की आवाज थी। इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीवी वेंकटकृष्णन ने उनके निधन की जानकारी दी। अब आपको बताते हैं कि इस खबर की आपके लिए क्या अहमियत और क्यों अहमियत है। दरअसल चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और वो चांद की सतह पर उतरने में कामयाब रहा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में इसरो के वैज्ञानिकों का दुनिया में लोहा माना है। और उसी लैंडिंग के पीछे इसरो का जो चंद्रयान था, जब उसकी लॉन्चिंग हो रही थी, उस लॉन्चिंग में जो काउंटडाउन चला था, उसमें इन्हीं की आवाज थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाली भाजपा नेता उमा भारती की, जो हमेशा पार्टी के कामों में आगे नजर आईं, लेकिन इस दौरान पार्टी में अपनी अनदेखी को लेकर उमा भारती बहुत दुखी नजर आ रही हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर उमा भारती ने कहा कि मैंने प्रदेश की सरकार बनाई, 2020 में उपचुनाव में भी कसकर प्रचार किया, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया। उमा भारती ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि कम से कम इनविटेशन की फॉर्मेलिटी तो अदा करनी चाहिए थी। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर दरअसल आपके लिए अहम क्यों है। 2023 यानी कि इसी साल के आखिर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकाल रही है और पार्टी को मजबूत कर रही है, लेकिन इन सब में भाजपा अपने सीनियर नेताओं को दरकिनार करने का काम कर रही है। अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री को यह धमकी सोशल मीडिया पर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं और इन विवादित बयानों की वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में बने हुए थे। और अब पता चल रहा है कि बरेली के रहने वाले अनस अंसारी नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर उनको लेकर के एक विवादित पोस्ट लिखी, जिसके बाद ये बखेड़ा शुरू हुआ। हालांकि यूपी पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं आज की आखिरी और 5वीं सबसे बड़ी खबर की तरफ। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और गाजियाबाद में वकील की हत्या के विरोध में आज उत्तर प्रदेश भर के वकील सड़क पर उतर आए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में प्रदेश भर के अधिवक्ता आज यानी कि 4 सितंबर को 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान वकील जिलाधिकारी से मिलकर उनके सामने अपनी मांगों को रखेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल हापुड़ जिले में पुलिस ने बीते 29 अगस्त को वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। यह घटना उस वक्त हुई थी जब वकील एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध कर रहे थे। अगली खबर एशिया कप 2023 से जुड़ी हुई है। श्रीलंका में भारत और नेपाल के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है। भारत पहली बार नेपाल के साथ इंटरनेशनल मैच खेल रहा है। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पावर प्ले खत्म होने तक नेपाल ने 10 ओवर में 65 रन बना दिए, 1 विकेट के नुकसान पर।
ये खबर आपके लिए अहम इसलिए है क्योंकि नेपाल पहली बार भारत के साथ इंटरनेशनल मैच खेल रहा है और सिर्फ खेल ही नहीं रहा बल्कि भारत को डोमिनेट भी कर रहा है। न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।